स्टूडेंट आज की ये वीडियो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप सभी को पता होगा जो साइंस होती है 3 भागों में बटी हुई होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम सबसे पहले बायोलॉजी को कवर कर रहे थे। देखिए बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके थे, तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। देखिएगा इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे बायोलॉजी के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। देखिए अगर आप लोग केवल इन प्रश्नों को ही बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं अगर आप ये 8 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जाते हैं तो ये मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि भाई साहब आपके इनमें से मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं ना, तो आप लोगों का एक प्रश्न इससे 100% फंसेगा। तो अगर आप ये 8 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, कहीं से भी अपने स्कूल से, कोचिंग से, कहीं से भी तैयार कर लेते हैं, मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूं आप लोग आसानी में 6 नंबर का क्वेश्चन करके आ जाओगे। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में हल भी कराने वाला हूं। ठीक है, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं उस क्वेश्चन का, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन नंबर है जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उससे लिया गया है, जैव प्रक्रम से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया बताइए। मतलब कि जो आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये होता क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है। इसके बाद आप लोगों को पता होगा इसमें एक रिएक्शन होती है, आपको जो पढ़नी होती है आप लोगों को वो रिएक्शन भी इसमें से करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने, जिसे हम लोग अति उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, उसको भी पढ़ा होगा, तो आप लोग इसकी रिएक्शन को जानते होंगे। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को करवाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हो कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। भाई साहब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखना है पहला और दूसरा क्वेश्चन, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, इन दोनों के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ अगर आप चाहते हो किसी और यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं तो वहां से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मेरे से ही देखो। ठीक है, आपको जहां सुविधा लगे वहां से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हो कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। मतलब कि जो मनुष्य होता है ना, उसके 2 तरीके से आपका हृदय का वर्णन करना होता है। ठीक है, एक तो आप बाहरी संरचना का हृदय का वर्णन कर सकते हो, एक आप अंदर की संरचना का वर्णन कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, मतलब कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अधिकतर आपके अंदर की संरचना से पूछा जाता है। हाँ, बाहरी वाली संरचना आती है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं केवल उन प्रश्नों के बारे में जिक्र कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपको 6 नंबर दिलाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे क्या ये 8 क्वेश्चन में से हमारे 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अगर ये 8 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं इससे बाहर एक प्रश्न आपका नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, चित्र की सहायता से समझाइए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, इसके एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, वृक्काणु की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना उत्सर्जन वाला, इसको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन वहां पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन आप लोग वीडियो को नहीं देखते हो। जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर ये क्वेश्चन समझा हुआ है तो समझिएगा उनका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, वृक्काणु की संरचना का क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो वृक्काणु की संरचना होती है उसको बताना, इसकी पूरी क्रियाविधि मतलब कि चित्र सहित इसका आपको थ्योरी डिक्टेंशन पूरी लिखनी है। समझ में आ गया। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो कि निषेचन से किसे कहते हैं, मतलब निषेचन से आप क्या समझते हो, इसे क्या कहते हैं, और द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो द्विनिषेचन होता है ये क्या होता है, इसको भी आपको स्पष्ट करना है। और देखिए अगर आप निषेचन समझ गए तो द्विनिषेचन आप लोग आसानी से समझ जाओगे।
तथा क्या कह रहा है कि तथा निषेचन प्रांत मतलब कि निषेचन के बाद होने वाले पुष्प में परिवर्तन के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर निषेचनोपरांत का मतलब होता है कि निषेचन के पश्चात जो पुष्प में परिवर्तन होते हैं ना, जो पुष्प में परिवर्तन होते हैं, किसमें, पुष्प में, उनको आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे देख सकते हो जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में ये आपको सेट में देखने को मिल सकता है कि मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। अगर आपको नहीं पता, जो मैं आपको बता देता हूँ, मेंडल के 3 नियम थे और 3 में से 2 नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन दोनों नियम को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक, मतलब उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि मूल रूमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, इसका सचित्र वर्णन मतलब कि चित्र की सहायता से इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम 2023 की अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ये बोर्ड एग्जाम में 3 तरीके से प्रश्न आता है, ठीक है, 3 तरीके से आता है। देखिए पहला तरीका आपसे है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों के वहन की विधि का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो आपके पादप यानी कि पौधे, पादप का मतलब क्या होता है, पादपों का मतलब होता है पौधे, तो पौधों में हमको जल तथा खनिज लवणों का क्या करना है, वहन की विधि को पढ़ना है, ठीक है। समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसे इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए, ठीक है। ऐसे तीसरी तरीके से पूछ सकता है कि मूल रूमों द्वारा, यानी कि जो आपके मूल रूम होते हैं जिसको मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको इसकी चित्र की सहायता से समझाऊंगा कि आपके मूल रूम क्या होते हैं, ठीक है। तो मूल रूमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, चित्र की सहायता से समझाइए। चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले डायग्राम की सहायता से समझेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है और इसमें चित्र की सहायता से पूछा जाता है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको चित्र भी बनाना होगा, ठीक है। इसके 2 होते हैं डायग्राम, इसके डायग्राम 2 होते हैं, लेकिन अगर आप एक डायग्राम ही बोर्ड एग्जाम में बनाकर आओगे तो आपको फूले में पूरे नंबर यानी 6 में 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे पादपों में जल का परिवहन, मतलब कि पौधों में जल का परिवहन समझेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसका जो डायग्राम है ना कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसका डायग्राम आप लोग समझोगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए होता क्या है आप लोगों को मैं अच्छे समझाऊंगा। देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं लाल लाल के आकार की संरचना, कुछ गोले से आकार की संरचना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, मृदा कण कहते हैं, मृदा कण जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मिट्टी के कण कहते हैं इनको हम लोग। अब देखिए होता क्या है, जो आपके मिट्टी के कण यानी कि जो मृदा के कण होते हैं, इनके बीच जो ये आपकी संरचना दिख रही है ना, कुछ बड़े से आकार की जड़ के तरीके से दिख रही है ना, लंबी लंबी, इसको हम लोग मूल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल रूम। अब होता क्या है, जो आपके मूल रूम होते हैं मृदा के कणों द्वारा बीच में फंसे हुए होते हैं, या फिर कह सकते हो बीच में दबे हुए होते हैं, यानी मृदा कण इनको बीच में छिपाए हुए होते हैं, कुछ भी प्रकार से आप समझ सकते हो, फंसे हुए होते हैं या फिर बीच में दबे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो आपके मूल रूम होते हैं मृदा कणों द्वारा बीच में फंसे हुए होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके जो कोशिका जल होता है इसके बीच में होता है, यानी मृदा कणों के बीच में कहीं ना कहीं आपका कोशिका जल भी होता है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो आपका मूल रूम होता है ना, इनके संपर्क में यानी कि मूल रूमों के संपर्क में जो आपका कोशिका जल होता है ये आपका बना रहता है। तो देखिएगा अब हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से समझेंगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि मूल रूमों द्वारा जल का अवशोषण होता है, ठीक है। ऐसे देखिए दूसरे तरीके से आपका होता है जड़ में जल का संवहन, मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उनमें आपको 2 तरीके से संवहन को बताना है। सबसे पहला तरीका कि मूल रूमों द्वारा जल का अवशोषण, इसके बाद आपको लिखना है कि जड़ जो आपकी जड़ होती है ना इसमें जल का संवहन, यानी कि जड़ों में जल का किस प्रकार से संवहन होता है वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखिएगा ये ऊपर थ्योरी लिखी हुई है कि जल का परिवहन यानी कि जल परिवहन का निम्नलिखित पदों में अध्ययन किया जा सकता है। हम लोग 2 पदों में इसका अध्ययन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसकी हम थ्योरी को समझेंगे। तो देखिए थ्योरी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस डायग्राम की थ्योरी क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भूमि में जल का अवशोषण मूल रूमों द्वारा होता है। मूल रूम मृदा कणों के बीच फंसे होते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था, इसलिए ये कोशिका जल के निकट संपर्क में रहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपको थोड़ी सी ऊपर की जो थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई वो चित्र की सहायता से ही बताई। अब देखिए मैं जो भी आपको समझाऊंगा डायग्राम की सहायता से समझाता हुआ चलूंगा। अब देखिए आगे आपको इसी में लिखना है कि प्रत्येक मूल रूम के मध्य में एक बड़ी धानी होती है, ठीक है।
आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। जो आपके ये मूल रूम होते हैं ना, ये बड़े आकार की जो संरचना दिख रही है, इसी में से आपको गोल गोल आकार की एक संरचना दिख रही है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धानी कहते हैं। मतलब खाने वाली धानी नहीं, ये आपकी धानी होती है जो मूल रूमों के बीच मध्य में पाई जाती है, मध्य भाग में यानी बीच में पाई जाती है, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स की जो धानी होती है ना, इसके कोशिका रस में, धानी के कोशिका रस में खनिज लवण और शर्कराएं और कई सारे कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो घुले रहते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश करना। जो मूल रूम होते हैं ना, इनके मध्य में क्या होता है, धानी होती है। अब धानी में जो आपके कोशिका रस होता है ना, धानी के कोशिका रस में खनिज लवण, शर्करा एवं कई कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं। अब देखिए समझने की कोशिश अभी आप लोग कि भूमि के जल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है। मतलब कि जो आपके भूमि के जल होता है ना, जो आपका भूमि का जल, इसकी जो सांद्रता होती है ये कोशिका रस की सांद्रता से कैसी होती है, कम होती है। मतलब कि ये हम कह सकते हैं जो कोशिका रस का परासरण दाब होता है वो क्या होता है, जल के परासरण दाब से अधिक होता है, ठीक है। मतलब कि जो आपका कोशिका रस का परासरण दाब होता है ये क्या होता है, यहाँ देखिए ध्यान समझना आप लोग, क्या लिखा हुआ है कि अर्थात कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। अब देखिएगा किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कोशिका रस के परासरण दाब की बात कर रहे हैं। तो देखिए जल कोशिका द्रव के उच्च परासरण दाब के कारण, मतलब कि जो जल होता है ये कोशिका द्रव के उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम झिल्ली द्वारा या फिर कह सकते हो अर्धपारगम झिल्ली में से होकर मूल रूम में प्रवेश कर जाता है या फिर करता है। तो देखिए इतनी चीज़ें अगर आप इतना सारा यहाँ पर डिक्टेंशन, इतनी थ्योरी लिख दोगे और इस डायग्राम को बना दोगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यहाँ से 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से आपको 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने दूसरा वाला यानी कि जड़ में संवहन भी समझ लिया, उसको लिख दिया, तो उसमें आपको 3 + 3 यानी कि 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। डायग्राम अगर आपने अच्छे समझा है तो आप लोगों को फिगर और डिक्टेंशन समझने में कोई भी दिक्कत यानी थ्योरी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम लोग देखेंगे अब दूसरा पॉइंट। अब देखिए डायग्राम इसलिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है चित्र सहित वर्णन करने के लिए। आप कहेंगे डायग्राम क्यों नहीं, देखिएगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक ही डायग्राम बनाना है। क्या करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, केवल एक ही डायग्राम बनाना है। आप चाहे पहले वाला बना लो चाहे दूसरा वाला बना लो। ये जो डायग्राम है यानी कि जल में आपका जड़ में संवहन का जो डायग्राम है काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं होता, टिपिकल होता है। और जो आपका पहले वाला जो डायग्राम ये काफ़ी ईजी होता है पहले वाले में, मूल रूमों वाले में। तो उसको मैंने आपको बताया, इसकी थ्योरी को मैं आपको यहीं समझा दूंगा। अब जैसे जो आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट था जस्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। कॉन्सेप्ट क्या, देखिए जैसे जैसे जो जल होता है मूल रूम में प्रवेश करता है, आप लोगों को पता होगा कि मूल रूम होते क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यही मूल रूम होते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या कि जैसे जैसे जो आपका जल होता है मूल रूम में प्रवेश करता है, जो इसका स्फीत दाब होता है, यानी कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा स्फीत दाब होता है, एक प्रकार का दाब होता है, ठीक है। स्फीत दाब ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है या फिर बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे जो आपका जल होता है मूल रूम में प्रवेश करता है वैसे वैसे इसका स्फीत दाब बढ़ता जाता है। अब देखिए ये जो दाब होता है ना जल को कार्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है, जल को कार्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचाता है। अब जल के एकत्रित होने से, जल के कार्टेक्स कोशिकाओं, यहां पर आप लोग लिख लोगे कि जल के एकत्रित होने से, अब आप लोग यहाँ पर यही लिखोगे कि जल के लगातार एकत्रित होने से, यानी जल लगातार जाने से जो जल होता है एकत्रित हो जाता है। तो जो कार्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं पूर्णतः स्फीत हो जाती हैं। इनकी लचीली भित्तियां, मतलब कि जो कार्टेक्स की यानी कि जो कार्टेक्स कोशिकाएं होती हैं इनकी लचीली भित्तियां क्या होती हैं, अंतरा द्रव्य पर दबाव डालती हैं। किस पे दबाव डालती हैं, अंतः द्रव्य पर, किसी अंत द्रव्य फिर अंतः द्रव्य पर दबाव डालती हैं, जिससे क्या होता है कि जल वेसल्स में पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है, वेसल्स में पहुंच जाता है। इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप लोगों को मैं आपको फिर से समझाऊंगा, अभी दिक्कत नहीं लेनी। ऐसे आप लोग देख सकते हो आगे कि जल के लगातार जाइलम वेसल्स में पहुंचने से कार्टेक्स कोशिकाएं पिचक जाती हैं। यानी कि जब आपका जो जल होता है जैसे ये आपके जाइलम वेसल्स में पहुंचता है तो जो आपकी कार्टेक्स की कोशिकाएं होती पिचक जाती हैं। अब ये कोशिकाएं जल को पुनः प्राप्त करती हैं, क्योंकि बार बार जो जल होता है वो ऊपर आता है, तो क्या होता है जैसे ही जल को प्राप्त करती हैं ये स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं। अब आगे आप लोग समझोगे और जल का जाइलम वेसल्स में ढकेल देती हैं और फिर से वो जल को जाइलम वेसल्स में ढकेल देती हैं। ये कोशिकाएं जल को लगातार जाइलम वेसल्स में ढकेलती हैं, मतलब कि लगातार जैसे जैसे जल आता जाता है वैसे वैसे जल को उधर से क्रॉस करती जाती हैं, यानी उधर जल को ढकेलती जाती हैं। अब देखिए होता क्या है कि इससे कोशिकाओं में एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि लगातार जल को वेसल्स में धकेलने से यानी कि ढकेलने से एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एंडोडर्मिस, मतलब कि एंडोडर्मिस की मार्ग में
कोशिका में से होकर, यानी कि जो आपका जल होता है एंडोडर्मिक मार्ग की कोशिका से होकर जाइलम वेसल्स में पहुंचता है और तने में यानी कि तने द्वारा जड़ में चला जाता है, यानी जड़ में जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है कि जड़ में किस प्रकार से संवहन होता है। तो देखिए कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे जो आपका जल होता है मूल रूप में प्रवेश करता है वैसे वैसे इसका जो आपका दाब होता है वो बढ़ता जाता है। कौन सा दाब? स्फीत दाब बढ़ता जाता है। अब देखिए ये जो दाब होता है जल को कार्टेक्स की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कार्टेक्स की कोशिकाएं फूल जाती हैं, मतलब कि पिचक जाती हैं, कह सकते हो स्फीत हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जल जो होता है एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को और आगे के क्वेश्चन देखने हैं तो आप लोगों को कमेंट करना है, शेयर करना है इस वीडियो को आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।